हेलो प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर भरतलाल मीना, एलबीएस गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली, सह आचार्य राजनीति विज्ञान। बच्चों, आज क्रमशः बीए पार्ट द्वितीय के प्रथम प्रश्न पत्र में मैं आज आपके समक्ष अमेरिकी संघीय व्यवस्था के बारे में चर्चा करूंगा। अमेरिकी संविधान में कहीं पर भी संघीय या संघ शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी इसे संघीय संविधान कहा जाता है और वर्तमान समय में सभी व्यक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका को संघीय शासन का एक आदर्श उदाहरण मानते हैं। संघीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत एक नवीन देन है। संघ शब्द का अंग्रेजी पर्यायवाची फेडरेशन लैटिन भाषा के शब्द फोइडस से निकला है, जिसका अर्थ है संधि या समझौता। अतः इस शब्द व्युत्पत्ति के दृष्टिकोण से समझौते द्वारा निर्मित राज्य को संघ राज्य कहा जा सकता है। संवैधानिक दृष्टिकोण से संघात्मक शासन का तात्पर्य एक ऐसे शासन से होता है जिसमें संविधान द्वारा ही केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारों के बीच शक्ति विभाजन कर दिया जाता है और ऐसा प्रबंध कर दिया जाता है कि इन दोनों पक्षों में से कोई एक अकेला इस शक्ति विभाजन में परिवर्तन न कर सके। संघ राज्य की परिभाषा करते हुए डाइसी लिखते हैं कि एक संघात्मक राज्य एक ऐसे राजनीतिक उपाय के अतिरिक्त कुछ नहीं है जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता तथा राज्य अधिकारों में मेल स्थापित करना है। डॉक्टर गार्नर ने संघ की परिभाषा को अधिक स्पष्टता के साथ समझाया है कि संघ एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें केंद्रीय तथा स्थानीय सरकारें एक ही प्रभुत्व शक्ति के अधीन होती है। ये सरकारें अपने अपने क्षेत्र में जिसे संविधान अथवा संघ का कोई कानून निश्चित करता है सर्वोच्च होती है। संघ सरकार, जैसा कि प्राय ये कह दिया जाता है, अकेली केंद्रीय सरकार नहीं होती, वरन वह केंद्रीय और स्थानीय सरकारों को मिलाकर बनती है। स्थानीय सरकारें उसी प्रकार संघ का भाग है जिस प्रकार केंद्रीय सरकार है, केंद्र द्वारा निर्मित अथवा नियंत्रित नहीं होती। अमेरिका में संघीय शासन व्यवस्था को ही क्यों अपनाया गया? संघीय व्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका की एक प्रमुख व्यवस्था है और विश्व में सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा ही इसे अपनाया गया। फिलाडेल्फिया सम्मेलन द्वारा जब अमेरिकी संविधान का निर्माण किया जा रहा था, उसके पूर्व अमेरिकी क्षेत्र के 13 उपनिवेश पृथक पृथक रहते हुए अपना राजनीतिक जीवन व्यतीत कर रहे थे। लंबे समय से अलग रहने के कारण उनमें अपनी पृथक सत्ता के प्रति स्वाभाविक रूप से तीव्र मोह उत्पन्न हो गया था और वे इसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन इसके साथ ही ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध विद्रोह करने वाले 13 राज्यों को इस बात का पूरा भय था कि ब्रिटेन या यूरोप का अन्य कोई देश उन्हें पुनः पराधीन करने के लिए प्रयत्न कर सकता है। अतः बाहरी दबाव का सफलतापूर्वक मुकाबला करने के लिए उनका एक होना आवश्यक था। उनके सामने समस्या यह थी कि विविध राज्य अपनी पृथक पृथक सत्ता बनाए रखते हुए भी एक हो जाएं। ऐसा केवल संघीय व्यवस्था को अपनाकर ही किया जा सकता था। ब्रंस और पेल्टासन के शब्दों में अपन कह सकते हैं कि सन 1787 में अमेरिका के समक्ष संघीय व्यवस्था को अपनाने के अतिरिक्त दूसरा कोई व्यवहारिक विकल्प नहीं था। तत्कालीन परिस्थितियों के अतिरिक्त अमेरिका के विशाल क्षेत्रफल और जनसंख्या को दृष्टि में रखते हुए भी कहा जा सकता है कि इतने बड़े देश में एकात्मक शासन नहीं चल सकता। संघीय व्यवस्था ही उसके लिए स्वाभाविक और उपयुक्त हो सकती है। जेम्स ब्राइस के शब्दों में कह सकते हैं कि अत्यंत प्राचीन काल से अमेरिका के सब लोग इस बात पर एकमत हैं कि उनके देश में शासन का केवल संघीय रूप ही संभव है। ये सब समझते हैं कि इतने बड़े भूखंड के लिए केंद्रीयकृत एकात्मक व्यवस्था यदि असंभव नहीं तो अव्यवहारिक अवश्य ही होगी। संविधान द्वारा स्थापित संघात्मक व्यवस्था ने न केवल तत्कालीन समस्याओं को हल किया, वरन आगे भी अमेरिका को प्रगति के मार्ग पर बढ़ाकर अपने आप को सफल और उपयोगी सिद्ध किया। अमेरिकी संघ की सफलता का प्रमाण यह है कि अमेरिकी संघ में आज 13 के स्थान पर 50 इकाइयाँ हो गई है और विश्व के अन्य अनेक राज्यों कनाडा, स्विट्जरलैंड, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, भारत आदि के द्वारा संघात्मक व्यवस्था को ग्रहण
किया गया है। अमेरिकी संघीय व्यवस्था के प्रमुख संघीय तत्व। अमेरिकी संविधान में कहीं पर भी संघीय या संघ शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन अमेरिकी संविधान में संघीय शासन के तत्व नितांत स्पष्ट हैं। पहला है प्रभुत्व शक्ति का दोहरा प्रयोग। यद्यपि संप्रभुता का विभाजन नहीं हो सकता और संघ राज्य में भी संप्रभुता अविभाज्य होती है, किंतु संघीय राज्य में संप्रभुता की अभिव्यक्ति अवश्य ही केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारों, इस प्रकार के दो साधनों द्वारा होती है। अमेरिकी संविधान के अंतर्गत प्रभुत्व शक्ति के दोहरे प्रयोग की ही व्यवस्था की गई है। केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों दोनों को इस संविधान से मान्यता प्राप्त है और ये अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। संघीय शासन के इस तत्वों को अमेरिकी संविधान के अंतर्गत विस्तृत और पूर्ण रूप से अपनाया गया है। शक्ति का विभाजन। शक्तियों का विभाजन का संघीय व्यवस्था का निश्चित रूप से सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। संघीय शासन के अंतर्गत संविधान द्वारा केंद्रीय और इकाइयों की सरकारों के बीच शक्ति का विभाजन कर दिया जाता है। अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 1 की 8वीं और 10वीं उपधाराओं में केंद्रीय सरकार तथा राज्यों की सरकारों में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। शक्ति विभाजन के संबंध में अमेरिकी संविधान के अंतर्गत गणना व अवशेष के सिद्धांत को अपनाया गया है, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारों, इन दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष की शक्तियों की गणना करके उसे निश्चित कर दिया जाता है और अवशेष सभी शक्तियां दूसरे पक्ष को दे दी जाती है। संविधान के अंतर्गत केंद्रीय सरकार की शक्तियों की गणना की गई है और अवशेष सभी शक्तियां राज्यों को प्रदान कर दी गई है। इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए संविधान में 10वें संशोधन में कहा गया है कि वे शक्तियां जो कि संविधान द्वारा संयुक्त राज्य की सरकार को नहीं दी गई और न ही राज्यों को मना की गई है, वे राज्यों के लिए या जनता के लिए सुरक्षित है। शक्ति विभाजन में अपनाए गए इस ढंग के आधार पर कहा जा सकता है कि केंद्रीय सरकार की शक्तियां प्रदत्त है और राज्यों व जनता की शक्तियां मौलिक। लेकिन संविधान आगे चलकर जिस दिशा में विकास हुआ उसमें मौलिक और प्रदत्त शक्तियों के इस अंतर का कोई महत्व नहीं रह गया। धन्यवाद।